नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बिहार से। बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री को बौद्ध भंते द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बोध गया के बोधि वृक्ष, आनंद बोधि वृक्ष तथा श्रीलंका के अनुराधापुरम से लाए गए बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना कराई गई। मुख्यमंत्री ने बुद्ध स्मृति पार्क स्थित पाटलिपुत्र करुणा स्तूप में भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थि अवशेषों की पूजा अर्चना की गई। परिक्रमा की ओर ध्यान किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ बैठकर विश्व शांति के लिए मंगल कामना की तथा राज्य एवं देश की सुख समृद्धि एवं अमन चैन की दुआ कामना की। इसके साथ मुख्यमंत्री ने विपश्यना केंद्र जाकर वहां की सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और ध्यान भी किया। विपश्यना केंद्र के संचालकों ने विपश्यना केंद्र के निर्माण एवं वहां उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने एकड़े मार्ग स्थित आवास पहुंचकर बौद्ध शिला तथा बौद्ध वृक्ष की पूजा अर्चना की तथा राज्य एवं देश की सुख समृद्धि एवं अमन चैन की कामना की। पटना एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज का पार्थिव शरीर आज सुबह पटना एयरपोर्ट लाया गया। जैसे ही उनकी अंतिम यात्रा पटना पहुंची, पूरे माहौल में शोक और गर्व का मिला जुला भाव उमड़ पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बिहार सरकार की ओर से मंत्री श्रवण कुमार और नितिन नवीन ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी भावुक नजर आए और उन्होंने कहा कि इम्तियाज जी की शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे हमारे दिलों में अमर रहेंगे। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज को पूरा देश नमन कर रहा है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिहार उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। श्रद्धांजलि सभा में बीएसएफ और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। हर आंख नम थी, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा था, क्योंकि इम्तियाज जैसे वीर सपूतों की बदौलत ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। देश उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। परिवार है, उन परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है और हम सब लोगों को उन पर नाज है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान को निछावर किया। देश की सुरक्षा के लिए, हम भारतीयों के लिए, सबों के लिए आज ऐसे बहादुर सेना आज सरहद पर खड़ी है, तभी हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और जिस प्रकार से जो वातावरण रहा, जो तनाव का सरहद पर रहा और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, इस पर हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व करना चाहिए। भागलपुर का एक गांव जो फौजियों के नाम से जाना जाता है। बता दें कि भागलपुर का कोयली खुटाहा आज गांव फौजियों का गांव कहलाता है। दरअसल शुरुआती दौर में एक शख्स ने जबरन 100 लोगों को फौज में भर्ती करवाया था, जिसका नाम है छविलाल यादव। उसने न केवल 100 लोगों को जबरन दबाव बनाकर फौज में भर्ती करवाया, बल्कि उनकी और उनके परिवार के लोगों की जिंदगी भी संवार दी। आज इस गाँव के 1500 से अधिक युवा फौजी बनकर देश की सेवा कर रहे हैं। आज छविलाल यादव 90 साल के हो गए हैं, पर आज भी देश के लिए मर मिटने का जज्बा वही है। उनका कहना है कि उनकी पहल के बाद ही इस गांव के लोग फौज में जाना शुरू किए और आज खुटाहा गांव फौजियों का गांव कहलाता है। उन्हें गर्व है कि वो अपनी जवानी देश की सेवा में लगाए। पाकिस्तान के द्वारा किए गए पहलगाम हमले की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, भारत सरकार पाकिस्तान को इसका जवाब दे और आतंकवाद जड़ से खत्म करे। वहीं 1971 की लड़ाई लड़े रिटायर्ड फौजी शेखर यादव ने बताया कि जिस तरह 1971 में हम लोगों ने पाकिस्तान को जवाब दिया था, आज उसी तरह के फौजी भी उनको जवाब दे और आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। उन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा है, तो हमारा जो है फौज, जैसे हम लोगों ने 71 में जवाब दिए उनको, पाकिस्तान को,
अभी को जवान, हम लोगों को जो इंडिया का जवान है उनको उसी तरह ट्रस्ट करना चाहिए, पूरा आतंकवाद को समाप्त कर देना चाहिए। और न हो तो पाकिस्तान का जो अपना कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, उसको ले लेना चाहिए अभी को जवान को। तो फौजी बहुत है, हमारा फौजी ऊपर भरा हुआ है शुरू से, आज से नहीं, जब से अंग्रेज के जमाना उसी समय हमारा गाँव फौज है, अभी बहुत पूरा फौज है। फौजियों का गांव है। फौजी का गाँव बुलाता है, खुटहा गाँव जो है फौजी बुलाता है, यहाँ ज्यादा फौजी ही है। आतंकवादियों को क्या कहेंगे? आतंकवादियों को जो सख्त से सख्त सजा है उसको समाप्त कर देना चाहिए। लखीसराय में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुब्बारा उड़ाकर उद्घाटन किया। 8 दिवसीय बालदेव प्रसाद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है, जो नॉकआउट आधार पर खेला जाएगा। इस दौरान आज कटिहार और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर टीम के बीच खेला गया, जहां लखीसराय के KKR हाई स्कूल मैदान में दोनों टीमों के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका हौसला अफजाई किया गया। और आयोजन समिति की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और DM मिथिलेश मिश्र को गुलदस्ते एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता और इंसानियत की मिसाल पेश की है। रविवार रात बख्तियारपुर के पास हुए एक सड़क हादसे में घायल मां बेटे को उन्होंने खुद अस्पताल भिजवाया। दरअसल तेजस्वी यादव शेखपुरा की ओर जा रहे थे, तभी बख्तियारपुर के पास हाईवे पर उन्होंने एक सड़क किनारे एक दर्दनाक हादसा देखा। एक मां और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हालत में तड़प रहे थे, वहां कोई मदद के लिए मौजूद नहीं था। हादसे को देखते ही तेजस्वी यादव ने अपनी गाड़ी रुकवाई और राहत कार्य शुरू करवाया। उन्होंने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजने की व्यवस्था की, साथ ही स्थानीय राजद विधायक को फोन कर इलाज की पूरी जिम्मेदारी सौंपी। तेजस्वी यादव के इस कदम की सोशल मीडिया पर भी खूब सराहना हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यह एक सच्चे नेता ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की पहचान है। पटना में अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें, पटना के NMCH अस्पताल में महिला की संदिग्ध मौत के मृतक के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। राजधानी पटना के दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक महिला की इलाज के दौरान संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण 60 वर्षीय मीना देवी की जान चली गई। मीना देवी पटना सिटी के चमडोरिया की रहने वाली थी और कुछ दिनों पहले उन्हें इलाज के लिए NMCH में भर्ती कराया गया था। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इलाज के नाम पर उनसे 2 लाख रुपए की मांग की गई। विरोध करने पर परिजनों के साथ गार्ड अस्पताल कर्मियों ने मारपीट की। इस घटना में 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के बाद से संबंधित डॉक्टर और स्टाफ फरार बताए जा रहे हैं। ठीक है, हमने लेके आया यहाँ, तो मेरी माँ का बॉल टूट गया था। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर लोगों ने बोला कि एडमिट करना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा। ठीक है, जो दवाई वगैरह चलने दीजिए, बुधवार को ऑपरेशन करेंगे। तो हमने एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद कल गर्मी बहुत था, तो हमने बोला कि सर रूम में बहुत गर्मी है, देखिए माँ का ऑक्सीजन कम हो रहा है, जो आप लोग देखिएगा। तो बोले ठीक है, हम रूम चेंज कर देते हैं। जो देख रहे थे डॉक्टर, उन्होंने बोला कि हम रूम चेंज कर रहे हैं, और 2 डॉक्टर बोला कि यार ऐसा थोड़ी होता है, काहे रूम में तुम चेंज करोगे। हम बोले सर ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, कुछ तरह का घटना हो जाएगा, तो आप इसका जिम्मेदारी आप लोग हो। तो हम बोले, उसके बाद बोले कि ठीक है आ रहे 3 साढ़े 3 बजा मेरी माँ का मौत हो गया। सारे पब्लिक लोग देखे। और किसी का साथ हुआ, गरीब आदमी आता है, काहे के लिए आता है हम लोग को कि हमको यहाँ दिखाना सुनाना काम ठेल के मारा है हम लोग को। ननद को भी, भाभी को भी पूरा मारा, हमको मारा पर ठेल दिया है, पूरा चोट लगा हुआ छोटी ननद को भी। ये सारा डॉक्टर के गलती है। पूरा पब्लिक जब डॉक्टर ऐसा होगा तो गार्ड थी तो कंप्यूटर हो गया, मगर सारा डॉक्टर की गलती है। बिहार के मोतिहारी में खालिस्तानी आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। बता दें, बिहार के मोतिहारी जिले में नगर थाना क्षेत्र से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मोतिहारी पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी की संयुक्त कार्रवाई में 10 लाख रुपए के इनामी खालिस्तानी आतंकवादी कश्मीर सिंह गोलावड्डी उर्फ बलबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों ने तत्परता से कार्रवाई की। बलबीर सिंह पंजाब में कई आतंकी मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से खालिस्तानी नेटवर्क की
बड़ी साजिशों का भंडाफोड़ होने की उम्मीद है। सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गलवड्डी पिछले कई वर्षों से फरार था और राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की गतिविधियों से जुड़े एक मामले में भी वांछित था। एनआईए ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसके बाद लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार गलवड्डी को बिहार के मोतिहारी में गिरफ्तार किया गया है। दरअसल 27 नवंबर 2016 को सुबह 9 बजे बहुचर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड रमनजीत सिर्फ उर्फ रोमी की मदद से ही गैंगस्टरों ने पुलिस वर्दी पहनकर उच्च सुरक्षा वाली जेल में घुसपैठ कर 6 आतंकवादी कैदियों समेत गैंगस्टर हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटू, गुरप्रीत सिंह सेखो, अमनदीप सिंह ढोटिया, कुलप्रीत सिंह उर्फ नीटा दियोल, कश्मीर सिंह उर्फ गलवड्डी और गैंगस्टर हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गौंडर को फरार करवाया था। इस चर्चित जेल ब्रेक कांड में 4 बदमाशों को जेल से बाहर ले जाने में ये कामयाब रहे थे। 4 बदमाशों में विक्की, प्रेमा लाहौरिया शामिल थे। भागने के बाद ये दोनों राजस्थान के श्री गंगानगर में छिपे हुए थे। पंजाब पुलिस ने 2018 में विक्की और प्रेमा का एनकाउंटर कर दिया था। जब मिट्टू पकड़ा गया तो उसकी जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन गलवड्डी तब से फरार था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी तलाश में 23 मई 2023 को इसके सर पर 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था। बिहार के सासाराम में अभिनंदन पासवान हत्याकांड में खुलासा हुआ है। बता दें, रोहतास जिले के तिलौदू थाना क्षेत्र के चोरकप में पिछले 5 मई को छोटे भाई के तिलक समारोह से एक दिन पूर्व गोली मारकर बड़े भाई अभिनंदन पासवान की हत्या का मामला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के साजिशकर्ता भाई और पहली पत्नी समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्या को अंजाम देने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी तय हुई थी, जिसमें 20,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने बताया कि अभिनंदन की हत्या के दिन उनके घर में मृतक के छोटे भाई अभिमन्यु की शादी का माहौल था। इस कारण घर में कई सगे संबंधी आए हुए थे। घर में जगह कम रहने के कारण सगे संबंधियों के सोने की व्यवस्था घर के सामने ही खाली जमीन पर की गई थी, जहां अभिनंदन भी सोया था, जिसकी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उस समय अभिनंदन का चाचा और चचेरा भाई अभिनंदन के बगल में ही सोया था। इस कारण गठित टीम के द्वारा सबसे पहले उनसे पूछताछ की गई। शुरुआती पूछताछ में इन दोनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, लेकिन अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि इस हत्याकांड में उनकी कोई भूमिका नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज अपनी धर्मपत्नी और गांडे से विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के संग मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने नए मुख्यमंत्री आवास निर्माण की आधारशिला रखी है। इस पूजन कार्यक्रम को पूरे पारंपरिक तौर के साथ संपन्न किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री दंपति ने भवन निर्माण की शुभ शुरुआत के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जानकारी दे दें कि नया आवास सरकार की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक स्वरूप में तैयार किया जाएगा। रांची में निजी अस्पतालों को चेतावनी दी जा रही है। बता दें, रांची में निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के दौरान मरीज की मौत हो जाने पर शव नहीं लौटाने से संबंधी शिकायतों पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सख्त आदेश देते हुए अस्पताल संचालकों को ऐसा न करने की चेतावनी दी है। जिला मुख्यालय की ओर से सभी निजी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर वो किसी हाल में अगर शव रोका जाता है तो क्लिनिकल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन अस्पतालों को 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी देना हो सकता है। इस मामले में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से निर्देश मिलने के अनुसार जो भी अस्पताल आदेश का पालन नहीं करता है वो एक्शन के लिए तैयार रहे। अब तक मिले कई शिकायतों पर मंत्री इरफान अंसारी ने खुद कार्रवाई करते हुए कई शव को छुड़वाया है और पूरा बकाया भी माफ करवाया है। आपको बता दें कि यह मरीजों के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस निर्देश से राज्य के हजारों परिवारों को राहत मिल रही है और असमय अपनों को खोने वाले परिजनों के लिए ये सरकार का फैसला निश्चित रूप से तारीफ के योग्य है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर हम कर रहे हैं। तीसरा है कि आइज हॉस्पिटल आप देखें रिम्स के बाहर वो बन के तैयार है लगभग। तो 106 पोस्ट हमारा वैकेंट था
103 और 6 के बीच में, वो भी आज मंजूरी मिल गया है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। कई प्रमोशन हमने दिए हैं डॉक्टर्स को और कई नियमावली हमने लाया है। एएनएम जीएनएम के लिए भी नियमावली आज हम लाए हैं। तो ये सारा मंजूर हो गया। तो हम जब तक मेडिकल क्षेत्र में जब तक हम सारे चक्रव्यूह को जब तक हम अच्छी तरह से घेर ना ले, तब तक हमें लगता है कि बेईमानी होगा। तो आज हमारा दिन है। आज कैबिनेट में सारा प्रस्ताव मेडिकल का ही था, मुख्यमंत्री जी ने हमें मंजूरी दिया है। हम ये दिखाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य में जो अनदेखी हुई, जो विगत 18 सालों में स्वास्थ्य को मजाक बना के रख दिया लोगों ने। आज मैं काम कर रहा हूँ तो लोग कुछ लोग जो हैं जिनको फ्री टाइम है वो मजाक उड़ाते हैं। मजाक मत उड़ाओ। अभी 3-4 महीने में क्या देखना चाहते हो? सारी व्यवस्था में सेटअप कर रहा हूँ, लाइनअप कर रहा हूँ और एक बार मैं गोल करूंगा। बोकारो में बीएसएल के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या कर दी गई। बता दें, बोकारो शहर के कोऑपरेटिव स्थित मकान संख्या 192A फुलवास में एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज घटना सामने आई है। मृतक की पहचान 85 वर्षीय कलिका राय के रूप में की गई है। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। देखने से लग रहा है कि मृतक के सिर पर रॉड या भारी चीज से वार किया गया, जिससे गंभीर चोट के निशान हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को बुलाया और घटना के कारणों को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। लोगों के अनुसार मृतक कलिका राय के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे विनय सिंह ब्याड़ा में रहता है तथा दूसरा बेटा कुमार सिंह उर्फ पप्पू मृतक कलिका राय के साथ ही रहता था, जो फिलहाल अपने बेटे के एडमिशन के सिलसिले में पुणे गया हुआ है। और तीसरा बेटा मुन्ना सिंह खड़गपुर में रहता है। मृतक उस समय घर पर अकेला था और पूर्व बीएसएल के रिटायर्ड अधिकारी था। संख्या 192 कोऑपरेटिव में सूचना मिली थी। एक सालिका राय हैं, उम्र लगभग 85 वर्ष है। उनकी हत्या का ऐसा सूचना थाना किसी घटनास्थल पर दिया है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का ही लग रहा है, जिसमें लग रहा है कि किसी रॉड वगैरह या किसी भारी चीज़ से उनके चेहरे पर वार किया गया है। अभी हम लोग सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं, जैसा हो फिर आगे अपडेट किए जाएंगे। अभी हम लोग सारे जो आवश्यकता जैसे पड़ेगा हम लोग उन सब चीज़ों का मदद लेंगे। हम सब कार्य करेंगे। पिथौरा में सामूहिक विवाह में उप मुख्यमंत्री पहुंचे। बता दें, बाग बाहरा के घोयनाबारा में साहू समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। साहू समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विभिन्न समाज के 28 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। समाज द्वारा 1975 में सामूहिक विवाह की शुरुआत की गई थी। आज इसकी स्वर्ण जयंती भी मनाई गई। वहीं इस कार्यक्रम में 1975 से सामूहिक आदर्श विवाह के दौरान शादी किए जोड़ों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवविवाहित जोड़ों को उपहार प्रदान कर नवजीवन में प्रवेश के लिए आशीर्वाद दिया। वहीं डिप्टी सीएम ने घोयनाबाहरा साहू समाज भवन में शेड निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की। वहीं खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव की मांग पर बागबाहरा एवं पिथौरा में स्वागत द्वारा निर्माण की घोषणा भी की गई। समाज के द्वारा 28 जोड़ों का सामूहिक आदर्श विवाह, जिसमें विभिन्न समाज के लोग हैं, ये संपन्न हुआ है। इस समारोह में शामिल होने हम सब आए हुए हैं और 1975 में इसी स्थान से साहू समाज के हमारे पूर्वजों के द्वारा ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। और वो जो अभियान हमारे बुजुर्गों ने प्रारंभ किया, आज हमारे समाज में हर तहसील हर जिले में सामूहिक आदर्श विवाह का आयोजन होता है। हमारी इस योजना को सरकारों ने स्वीकार किया और आज छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कन्या विवाह योजना के नाम पर लगातार सामूहिक आदर्श विवाह हो रहा है। ये समाज सेवा का अनुकरणीय उदाहरण है जो साहू समाज करता है। स्वर्ण जयंती वर्ष है, 50वां वर्ष है और ये हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि लगातार 50 साल हो गए सामूहिक विवाह को। और जिस प्रकार से एक स्थान पर आज 28 जोड़ों का विवाह हुआ है,
मैं साहू समाज के सभी वरिष्ठों को, नौजवान साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की पीएम आवास योजना पर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की चुनौती को पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है। विजय शर्मा ने कहा था कि पीएम आवास योजना पर कांग्रेस नेता मेरे सामने बैठ जाएं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, गृह मंत्री विजय शर्मा मंच, स्थान और समय तय कर लें। कांग्रेस के लोग चुनौती को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले 1,30,000 पीएम आवास के लिए दिए गए थे, अब 1,20,000 कर दिए गए हैं। वहीं विधानसभा में 2.5 लाख रुपए देने की मांग भी की गई, लेकिन इस साय सरकार ने अनसुना कर दिया। वहीं भारत पाक के बीच सीज फायर पर भी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। भूपेश बघेल ने कहा कि ट्रंप का निर्देश अपमानजनक है। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था, कोई भी तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा, मध्यस्थता में कोई भी करा सकता है, लेकिन ट्रंप पंच बना है। कांग्रेस पार्टी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की। देश जानना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां कैसे बनी। आवास की स्थिति ये है कि पहले 1,30,000 रुपये मिलता था, अब 1,20,000 रुपये कर दिए। जब ईंटा जो लगता है गरीब लोगों को वही 1 लाख रुपये का है। भाई दरवाजा, खिड़की और लेंटर की बात, प्लास्टर की बात तो छोड़ दो, ईंट जो लग रहा है वही 1 लाख रुपये हो जाता है। तो उमेश पटेल जी ने विधानसभा में बात कही भी कि भैया इसको 2.5 लाख किया जाए। अभी जो सुनने में यही आ रहा, गरीब लोग जो हैं, अब जितना सरकार पैसा दे रही है उसमें तो मकान बन नहीं रहा है, नहीं तो 1,20,000 में सरकार बना के दे दे। कांग्रेस ने सुशासन त्योहार के आवेदनों की कार्यवाही को सरकार अपनी वेबसाइट में सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि सरकार को मिले 95% आवेदनों को संबंधित विभाग को भेजकर निराकृत होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसी भी आवेदन पर समुचित कार्रवाई नहीं की गई। साय सरकार का सुशासन त्योहार फ्लॉप साबित हुआ है। सुशासन त्योहार पर मिले आवेदनों, सुशासन त्योहार के पहले दूसरे चरण में आम जनता की समस्याओं से संबंधित लगभग 40 लाख आवेदन आए थे। इसके पहले मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम में 75,000 से अधिक आवेदन आया था, जिसका आज तक निराकरण नहीं हुआ है। फिर कहाँ है सुशासन? ऐसे में सुशासन त्योहार के तीसरे चरण का कोई मतलब नहीं है। प्रदेश की जनता भाजपा सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल से हताश और परेशान हो गई है। किसान, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, छात्र, युवा, हर वर्ग हताश और परेशान है। अपनी समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और जिम्मेदार त्योहार मना रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। अब तक 50,000 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। बिजली कटौती, पेयजल की समस्या, शिक्षकों की कमी, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, व्यापारी अनियमित जीएसटी से परेशान हैं। रायपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। बता दें, रायपुर बलौदा बाजार हाईवे पर ट्रेलर और माजदा की टक्कर में 13 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। घायलों को तत्काल रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यहाँ कई की हालत अब भी नाजुक बनी है। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह पहुंचे। घटना को लेकर रायपुर के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि रात 12 बजे के आसपास हमें हादसे की सूचना मिली थी। तत्काल प्रशासन की टीम सक्रिय हुई और घायलों के पास ही अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। 13 लोगों का निधन हो गया है, 11 से 12 लोग घायल हुए हैं। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के पटियाला में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, करोड़ों रुपए की कीमत वाली 16 किलो के करीब अफीम बरामद की गई है। सारे मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस तथा इंटेलिजेंस विभाग की आपस बेहतर तालमेल के साथ एक बड़े पैमाने पर नशा तस्कर को पकड़ा है। शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली नंबर की क्रेटा गाड़ी को रोका गया, जिसमें से 3 के पास से 16 किलो के करीब अफीम बरामद की गई, जिसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। पकड़े तीनों आरोपी संगरूर जिले से संबंधित रखते हैं और यह अफीम मणिपुर से लंबा सफर तय करते हुए लाई जा रही थी। साइंटिफिकली अंजाम देते हुए
ਇੱਕ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੀ ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਓਪੀਐਮ ਦੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਤੇ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਓਪੀਐਮ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ 2,30,000 ਦੇ ਲਾਗੇ ਡਰਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।